हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, वंदे मातरम। एक बार फिर आप सभी का द नर्सिंग डीमिस्टिफाइड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। काफी लंबे गैप के बाद आपके सामने एक और वीडियो सेशन लेकर हाजिर हूँ। काफी लंबा गैप हो गया, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से काफी लंबा गैप हो गया है, पर अभी आप सभी के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। बहुत ही जल्द आपको हमारे वीडियो सेशन में तीनों फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएगी। आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि हम जल्द ही अपनी क्लास को मोबाइल एप्लीकेशन पर डिस्प्ले कर पाएंगे। साथ ही आप सभी को पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और जो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है वो भी आप सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाइटल साइंस। और आप समझ सकते हैं कि वाइटल साइंस है वो एक बेसिक टॉपिक है। मैं आप सभी को ये क्लियर करना चाहूँगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है कि वाइटल साइंस नर्सिंग एजुकेशन का बेसिक टॉपिक है और एएनएम का कोर्स भी नर्सिंग एजुकेशन की बेसिक स्टेप है। तो आप इजीली ट्रस्ट कर पाएंगे कि आपके एग्जाम में वाइटल साइंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं वाइटल ऑर्गन्स के बारे में। वाइटल का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइफ, यानी जीवन से संबंधित ऐसे ऑर्गन्स जो किसी भी इंसान के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, यानी उन ऑर्गन्स के बिना सरवाइव करना मुश्किल है। ऐसे ऑर्गन्स को वाइटल ऑर्गन्स यानी जैविक ऑर्गन कहा जाता है। इस बात को हम यूं भी समझ सकते हैं कि जब तक ये वाइटल ऑर्गन्स हमारी बॉडी में जिंदा है तब तक कोई भी इंसान क्लिनिकली जिंदा समझा जाता है। ह्यूमन बॉडी में कुल 5 ऑर्गन्स को वाइटल ऑर्गन्स माना गया है। अगर इन 5 वाइटल ऑर्गन्स के नाम हमें याद करना हो तो हम एक मेमोरी टिप्स फॉलो कर सकते हैं। कबूल है। क से किडनीज जो क्वांटिटी में 2 होती है, बू से ब्रेन, ल से होते हैं लंग्स जो क्वांटिटी में 2 होते हैं, ल से लीवर और है से हार्ट। इस तरह टोटल ह्यूमन बॉडी में 5 वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। यदि हम प्रत्येक वाइटल ऑर्गन्स के वजन की बात करें तो किडनी का एक प्रत्येक किडनी का वजन होता है 140 ग्राम। इससे 10 गुना ज़्यादा वजन यानी 1400 ग्राम वजन होता है ब्रेन का। लगभग 400 ग्राम वजन होता है एक लंग्स का और ब्रेन के आसपास लगभग वजन यानी 1500 ग्राम के करीब वजन होता है लीवर का। लंग्स का और हार्ट का वजन काफ़ी मिलता जुलता है। हार्ट का वजन होता है 300 ग्राम। ये जो वाइटल ऑर्गन्स है इनसे रिलेटेड हम कुछ दिवस यानी हेल्थ डे के बारे में भी याद करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने सिलेबस को ऑब्जर्व किया होगा। सिलेबस का जो लास्ट सेक्शन है उसमें हेल्थ हाइजीन वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है, जिसमें से टोटल आपको 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको पेपर में एक क्वेश्चंस किसी न किसी हेल्थ डे के बारे में जरूर मिल जाएगा और उसी को हम धीरे धीरे बीच बीच में याद करेंगे। सबसे पहला डे आता है वर्ल्ड किडनी डे, जो मार्च के सेकेंड गुरुवार को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड ब्रेन डे यानी विश्व मस्तिष्क दिवस। यह प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड लंग्स डे, विश्व फेफड़े दिवस। प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को वर्ल्ड लंग्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड लीवर डे प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है।
ये सभी हेल्थ डे पब्लिक में, कम्युनिटी में इन हेल्थ ऑर्गन्स के बारे में अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करने के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहाँ आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारी बॉडी में लंग्स और हार्ट पास पास स्थित होते हैं, इसलिए इनका जो हेल्थ डे है वो भी पास पास है। लंग्स डे अगर आप याद करते हैं तो उसको थोड़ा सा आगे खिसका कर वर्ल्ड हार्ट डे भी याद किया जा सकता है। जैसे वर्ल्ड लंग्स डे प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और उससे जस्ट 4 कदम की दूरी पर वर्ल्ड हार्ट डे यानी प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यदि मैं हमारी बॉडी में सबसे वजन के आधार पे सबसे हैवी ऑर्गन की बात करूं तो हमारी बॉडी में सबसे भारी ऑर्गन्स होता है स्किन। एक एडल्ट व्यक्ति की स्किन का वजन लगभग 4 से 5 किलो के आसपास होता है। इसीलिए स्किन को हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन माना गया है। हमेशा आप माइंड में रखेंगे, स्किन को सबसे बड़ा ऑर्गन माना गया है। जबकि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो उसका आंसर लीवर होगा। जबकि बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन होता है। वजन के आधार पे दूसरा नंबर आता है इंटेस्टाइन का और तीसरा नंबर आता है लीवर का। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे बॉडी का सबसे हल्का, सबसे लाइटेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो उसका आंसर होगा पीनियल बॉडीज। पीनियल काय जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे हल्की स्ट्रक्चर मानी गई है, जिसका वजन 0.1 ग्राम के आसपास होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक टेबल के माध्यम से वाइटल साइंस की नॉर्मल वैल्यूज डिस्कस करते हैं। यहाँ इस टेबल में मैंने एडल्ट और न्यूबॉर्न की वाइटल साइंस को कंपैरिजन में साथ साथ याद करने के लिए एक साथ लिखा है। साथ ही टेबल के अंदर रेगुलेटिंग कंट्रोल सेंटर के बारे में भी आपको बताया गया है, यानी इन वाइटल साइंस को हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन, ब्रेन का कौन सा हिस्सा है वो उसे कंट्रोल करता है। सबसे पहले बात करते हैं टीपीआर बीपी के अंदर टी से बॉडी टेम्परेचर, और न्यूबॉर्न के अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.4 डिग्री सेल्सियस। न्यूबॉर्न का वाइटल साइंस आप इस तरह से याद कर सकते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं और 365 के बीच में एक दशमलव लगा दिया जाए तो वो न्यूबॉर्न का वाइटल साइंस बन जाएगा। न्यूबॉर्न का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.4 डिग्री सेल्सियस, और एडल्ट में इसकी वैल्यू होती है 37 डिग्री सेल्सियस। यदि हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो इसकी वैल्यू होगी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ब्रेन का हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है वो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। पी से पल्स रेट, पल्स रेट के लिए न्यूबॉर्न में इसकी नॉर्मल वैल्यूज है 131 से 140 बीपीएम। बीपीएम इसका यूनिट है। बीपीएम का अर्थ है यहाँ पर बीट्स प्रति मिनट, बीट्स पर मिनट। एडल्ट में इसकी वैल्यू होती है 71 टू 80 बीपीएम। और ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगेटा जो पार्ट होता है वो हमारी बॉडी में पल्स रेट को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी रेट की नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करें तो न्यूबॉर्न के अंदर रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल होनी चाहिए 40 से 59 यानी 40 टू 59 बीपीएम, और यहाँ बीपीएम का अर्थ होगा ब्रीथ पर मिनट। एडल्ट में रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल होनी चाहिए 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट। रेस्पिरेशन को बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर, न्यूबॉर्न में ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए 70/60
70/45 mmHg, 70/45 mmHg। और एडल्ट में ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80 mmHg। ब्लड प्रेशर को भी हम बॉडी में किसी पार्ट के द्वारा, किसी ऑर्गन के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इन वाइटल साइंस की यदि हम यूनिट की बात करें तो पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, बॉडी टेम्परेचर को हम दो यूनिट में नोट कर सकते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। लेकिन आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। केवल एक ही ऐसा पॉइंट है -40। -40 वह टेम्परेचर है जहां पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में इक्वल हो जाते हैं। आप इसे फॉर्मूले के द्वारा चेक भी कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। यदि हम पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट के यूनिट की बात करें तो दोनों का यूनिट देखने में तो बीपीएम ही है, लेकिन पल्स रेट का यूनिट ब्रीथ पर मिनट होता है, जबकि रेस्पिरेटरी रेट में बीपीएम का अर्थ होता है बीट्स पर मिनट। और ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू को हम लिखते हैं mmHg और इसे पढ़ा जाता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। हमारी बॉडी में पल्स रेट और हार्ट रेट हमेशा इक्वल होती है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि पल्स रेट और हार्ट रेट सेम चीज़ है, क्योंकि हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी से ही पल्स रेट जनरेट होती है। एक और चीज़ मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा, यहाँ हमने हार्ट रेट की बात की है, तो हार्ट रेट के आगे यदि हम एफ वर्ड जोड़ दें तो वो बन जाएगा FHR, यानी फीटल हार्ट रेट। और फीटल हार्ट रेट की नॉर्मल वैल्यू होती है 120 से 160 BPM, यानी ब्रीथ पर मिनट। तो FHR नॉर्मल कितनी होगी? 120 से 160 ब्रीथ पर मिनट, बीट्स पर मिनट। आई होप आपको वाइटल साइंस के बारे में काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि बच्चों के अंदर जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो नॉर्मल कितनी होती है। न्यूबॉर्न का रेस्पिरेटरी रेट तो अभी हमने डिस्कस किया था, लेकिन हम यदि पीडियाट्रिक रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो बच्चों में अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से उनका रेस्पिरेटरी रेट अलग अलग वैल्यू पे हो सकता है। एक टेबल के द्वारा इसे डिस्कस करते हैं। एक तरफ एज ग्रुप लिखा गया है और दूसरी तरफ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट शो किया गया है। 0 दिन से 59 डेज के इन्फेंट के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होगा 40 से 59 ब्रीथ्स पर मिनट। यहाँ देखिए, याद करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ से आप उठा सकते हैं। एज ग्रुप में लास्ट वैल्यू है 59, इसलिए नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की भी नॉर्मल वैल्यू होगी 40 से 59 ब्रीथ्स पर मिनट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 59 डेज के बाद 60 दिन से 1 साल तक के इन्फेंट की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होगी 30 से 49 ब्रीथ पर मिनट। 60 दिन का मतलब 2 महीने से लगा के 1 साल तक के इन्फेंट की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है 30 से 49 ब्रीथ पर मिनट। आगे हम बात करते हैं 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या हो सकती है। इसका आंसर होगा 20 से 39 ब्रीथ पर मिनट। इस टेबल को आप याद करने के लिए एक और टिप्स अपना सकते हैं। आपको केवल 0 से 59 दिन के इन्फेंट की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट अच्छे से बाई हार्ट याद होनी चाहिए, जो होनी चाहिए 40 से 59 ब्रीथ पर मिनट। इसमें आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें कुछ फिक्स गैप मेंटेन किया गया है। जैसे देखिए 40 से 30 के अंदर 10 ऐड किया गया है और 59 से 49 के अंदर 10 का गैप रखा गया है। तो 10-10 के गैप से जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से आप बाकी वाली दो वैल्यूज भी याद कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने एडल्ट में ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू डिस्कस की थी। एडल्ट में ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू होता है
120/80 mmHg। यहाँ पर इस वैल्यू में जो 120 है, जो हायर वैल्यू है, इसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जबकि लोअर वैल्यू को यानी 80 mmHg को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। हमें किसी भी इंसान में ब्लड प्रेशर को नोट करने के लिए दो आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है। एक है स्पिग्मोमेनोमीटर और दूसरा है स्टेथोस्कोप। इन दोनों में से अगर हमारे पास केवल स्टेथोस्कोप अवेलेबल हो तो हम पाल्पेटरी मेथड के द्वारा हायर वैल्यू यानी केवल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही नोट कर पाएंगे। ब्लड प्रेशर से संबंधित एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, पल्स प्रेशर। अभी हमने बात की थी कि ब्लड प्रेशर की एक हायर वैल्यू होती है जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और लोअर वैल्यू को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को पल्स प्रेशर कहते हैं। यानी कि पल्स प्रेशर बराबर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एडल्ट में पल्स प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होगी 120 माइनस 80 यानी कि 40 mmHg जो होगा वो एडल्ट में पल्स प्रेशर होगा। इसी तरह से आपके लिए क्वेश्चन है, आपको न्यूबॉर्न बेबी के अंदर पल्स प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू बतानी है। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट में और डिस्कस करना चाहूँगा। वाइटल साइंस की नॉर्मल वैल्यू वाली टेबल में आपने देखा था हमारी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को ब्रेन का हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के साथ साथ भूख, प्यास और नींद यानी हंगर, थ्रस्ट और स्लीप को भी कंट्रोल करता है। ठीक उसी तरह से मेडुला ऑब्लंगेटा जो हमारी बॉडी में पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट को भी कुछ हद तक कंट्रोल करता है, वह मेडुला ऑब्लंगेटा हमारी बॉडी में वॉमिटिंग को भी कंट्रोल करता है। अब हम वाइटल साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आती है टेकीपीनिया। टेकीपीनिया जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है टेकी जिसका मतलब होता है फास्ट और पीनिया का मतलब होता है रेस्पिरेशन। तो किसी भी व्यक्ति में रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल वैल्यू से अधिक हो जाना टेकीपीनिया कहलाता है। यहाँ टेकीपीनिया की डेफिनेशन में आपको बहुत ही खास सावधानी रखनी है। हमने पहले देखा था कि रेस्पिरेटरी रेट है वो एज कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो अगर हमें एज कैटेगरी के हिसाब से टेकीपीनिया की डेफिनेशन पूछी गई है तो वहाँ हमें नॉर्मल वैल्यू का ध्यान रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जब रेस्पिरेटरी रेट 60 BPM से अधिक हो जाए तब इसे टेकीपीनिया कहा जाएगा, जबकि 1 साल तक के इन्फेंट में रेस्पिरेटरी रेट 50 से अधिक हो जाए तब इसे टेकीपीनिया कहा जाएगा। और एडल्ट व्यक्ति के अंदर जब रेस्पिरेटरी रेट 18 से अधिक यानी 19, 20, 21 ब्रीथ पर मिनट हो जाए तब इसे टेकीपीनिया कहा जाएगा। अगली डेफिनेशन है टेकीकार्डिया। इस बार हमने वर्ड पीनिया की जगह कार्डिया यूज किया, यानी टेकीकार्डिया वर्ड है वो दो वर्ड से जोड़ के बनाया गया है, टेकी और कार्डिया। टेकी मतलब फास्ट होता है जैसा हमने टेकीपीनिया में देखा था, और कार्डिया वर्ड है वो हार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आप जानते ही होंगे। जैसे हृदय रोग विशेषज्ञ को हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो टेकीकार्डिया की डेफिनेशन होगी किसी व्यक्ति में हार्ट रेट या पल्स रेट, आपको याद होगा मैंने पहले बताया था हार्ट रेट और पल्स रेट एक ही चीज़ होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्ट के द्वारा जो पंपिंग एक्टिविटी की जाती है उसी से पल्स रेट जनरेट होती है। तो टेकीकार्डिया की डेफिनेशन होगी किसी व्यक्ति में हार्ट रेट या पल्स रेट नॉर्मल से अधिक हो जाना
टेकीकार्डिया कहलाता है। और आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैंने टेकीपीनिया की कंडीशन में बताई थी। अगली डेफिनेशन फिर से रेस्पिरेटरी रेट से संबंधित है। जैसा कि आप आइडिया लगा सकते हैं, ब्रेडीपीनिया, इस बार पीछे वाले वर्ड को यानी सफिक्स को हमने वैसे ही रखा है पीनिया, लेकिन आगे टेकी की जगह ब्रेडी वर्ड यूज किया है। टेकी का मतलब फास्ट होता है, वैसे ही ब्रेडी का मतलब स्लो होता है। यानी कि ब्रेडी लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है स्लो, और पीनिया भी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसको हम रेस्पिरेशन के लिए काम में लेते हैं। तो ब्रेडी पीनिया की डेफिनेशन होगी किसी व्यक्ति में रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल से कम हो जाना ब्रेडी पीनिया कहलाता है। ये बात मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा कि एज कैटेगरी के हिसाब से रेस्पिरेटरी रेट अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, इसलिए ब्रेडीपीनिया की डेफिनेशन में वैल्यूज जो यूज करेंगे वो न्यूबॉर्न के लिए अलग होगी, इन्फेंट के लिए अलग होगी और एडल्ट के लिए अलग होगी। ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको टेकीपीनिया में समझा चुका हूँ। अगली परिभाषा है ब्रेडीकार्डिया। ये डेफिनेशन समझना आपके लिए अब सिंपल हो गया होगा, क्योंकि ब्रेडी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्लो, और कार्डिया यानी कि हार्ट। किसी भी इंसान में हार्ट रेट या फिर पल्स रेट नॉर्मल से कम हो जाना ब्रेडीकार्डिया कहलाता है। यहाँ आपको एक क्वेश्चन सर्च करना है कि फीटल ब्रेडीकार्डिया किसे कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम वाइटल साइंस में एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, और अगली डेफिनेशन है एपनिया। एपनिया वर्ड भी दो लैटिन भाषा के शब्दों से जुड़कर बना हुआ है। लैटिन भाषा में ए का अर्थ होता है नॉट या एब्सेंट, और पिनिया का अर्थ होता है रेस्पिरेशन। किसी भी व्यक्ति में कुछ सेकंड के लिए रेस्पिरेशन यदि ब्रीदिंग प्रोसेस, सांस की प्रक्रिया बंद हो जाना एपनिया कहलाता है। अगली डेफिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपरटेंशन। अगर किसी व्यक्ति में ब्लड प्रेशर चेक करने पर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से अधिक आए, और निश्चित समय अंतराल के बाद यदि हम उसी व्यक्ति में दोबारा बीपी चेक करें तब भी बीपी नॉर्मल से अधिक आए, और ये जांच 2 सप्ताह तक हम कंटिन्यू करें और हर बार अगर बीपी नॉर्मल से अधिक आए, तब इस हेल्थ प्रॉब्लम को हाइपरटेंशन कहा जाता है। लैटिन भाषा में हाइपर वर्ड है वो अधिक के लिए यूज लिया जाता है, और यहाँ पर टेंशन वर्ड जो है वो ब्लड के द्वारा उत्पन्न किया गया टेंशन यानी ब्लड प्रेशर है। इस तरह से डेफिनेशन बनती है हाइपरटेंशन। यहाँ मैं दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1, अगर किसी इंसान में हम एक बार बीपी चेक करते हैं और पहली बार में ब्लड प्रेशर यदि ज़्यादा आता है तो केवल एक ही रीडिंग के आधार पे उसे हाइपरटेंशन की कैटेगरी में नहीं रख सकते। दूसरी बात, किसी भी इंसान में ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले हमें उस इंसान को 5 मिनट तक कंफर्टेबल रेस्टिंग पोजीशन में बिठाना चाहिए। हाइपरटेंशन की अपोजिट परिभाषा होगी हाइपोटेंशन। लैटिन भाषा में जिस तरह से हाइपर का मतलब नॉर्मल से अधिक होता है, उसी तरह से हाइपो का मतलब नॉर्मल से कम होता है। तो हाइपोटेंशन में हाइपो यानी बिलो या लो, और टेंशन का मतलब बीपी, और इन वर्डों को जब जोड़कर हम डेफिनेशन बनाते हैं तो डेफिनेशन इस तरह से बनेगी, किसी व्यक्ति में ब्लड प्रेशर की वैल्यू नॉर्मल से कम हो जाना हाइपोटेंशन कहलाता है। यहाँ आप एक चीज़ के बारे में और नोटिस कर सकते हैं कि जब किसी इंसान में हाइपोटेंशन होता है तो उसका सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट, सबसे ज़्यादा खराब प्रभाव है वो ब्रेन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्रेन सबसे ऊपर की तरफ स्थित होता है, जबकि हार्ट है वो नीचे की तरफ। हाइट की बात करें तो हार्ट नीचे की तरफ होता है। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर लो होगा तो हार्ट जो है वो ब्रेन को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी। इस वजह से ब्रेन टिश्यू के अंदर
ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और उसी के आधार पे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, जैसे चक्कर आ जाना, अनइजीनेस फील होना। आई होप आपको आज का ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी हमने हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस किया था। हाइपरटेंशन से रिलेटेड ही हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका इफेक्ट प्रेगनेंसी कंडीशन में भी दिखाई देता है। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हाइपरटेंशन में कुछ एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, उसमें से सबसे एक नंबर पे हम डिस्कस करते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन। देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मली हाइपरटेंशन है वो एक क्रॉनिक बीमारी है। किसी भी इंसान में हाइपरटेंशन होता है, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो। हाइपरटेंशन सामान्य रूप से एक क्रॉनिक बीमारी ही है। अगर प्रेगनेंसी के केस में कोई महिला प्रेग्नेंट होने से पहले ही हाइपोटेंशन से सफर है, या फिर किसी महिला में पहली बार हाइपरटेंशन डायग्नोसिस हुआ है, अथवा किसी महिला में प्रेगनेंसी होने के बाद हाइपरटेंशन डायग्नोस हुआ है और अभी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 20 सप्ताह से कम है। ये जो अलग अलग कंडीशंस हैं, इन सभी कंडीशंस के केस में इस डिजीज को क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जिसका पुराना नाम है PIH यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। देखिए स्टूडेंट्स, जेस्टेशनल वर्ड है वो जेस्टेशन से बना है और जेस्टेशन प्रेगनेंसी का ही एक पर्यायवाची सिनोनिमस शब्द है। तो हाइपरटेंशन ड्यू टू जेस्टेशन यानी किसी भी महिला में प्रेगनेंसी के कारण हाइपरटेंशन क्रिएट हो रहा है, यानी उस महिला में पहले की कोई हाइपरटेंशन की हिस्ट्री नहीं है। तो परिभाषा होगी, अगर किसी प्रेग्नेंट महिला में हाइपरटेंशन की प्रीवियस हिस्ट्री मौजूद नहीं है और प्रेगनेंसी होने के 20 सप्ताह बाद, यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है 20 सप्ताह बाद, क्योंकि 20 सप्ताह से पहले वह क्रॉनिक हाइपरटेंशन में चला जाएगा। 20 सप्ताह बाद यदि हाइपरटेंशन डायग्नोस हुआ है तो इसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहेंगे। यह प्रेगनेंसी के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड का मतलब है प्रेगनेंसी के कारण प्रेरित होने वाला। और इस तरह का जो हाइपरटेंशन होता है वो नॉर्मली प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद मोस्टली अपने आप ठीक भी हो जाता है। अगली डेफिनेशन है प्री इक्लेम्सिया। प्री का मतलब होता है पहले, यानी इक्लेम्सिया होने से पहले की कंडीशन। और आप ये चीज़ दिमाग में रखिए कि प्री इक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया और अभी हमने बात की थी PIH और क्रोनिक हाइपरटेंशन, चारों ही कंडीशन प्रेगनेंसी पीरियड में ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई यानी हाइपरटेंशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। तो प्री इक्लेम्सिया की परिभाषा होगी, अगर किसी प्रेग्नेंट महिला में PIH डायग्नोस हो गया है, यानी उस महिला में पहले की कोई HTN की हिस्ट्री नहीं है और प्रेगनेंसी को 20 वीक्स क्रॉस भी हो चुके हैं, तो एक तो डायग्नोसिस हम कंफर्म मान सकते हैं PIH डायग्नोस हो चुका है। उसके साथ साथ उस महिला में प्रोटीनूरिया या एल्बुमिनूरिया भी प्रेजेंट है। प्रोटीनूरिया का मतलब होता है यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होना, और मेन जो प्रोटीन होता है वो एल्बुमिन होता है, इसलिए प्रोटीनूरिया को हम एल्बुनूरिया भी मानते हैं। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसके अंदर PIH डायग्नोस हो गया है, आप उसका यूरिन टेस्ट करते हैं और यूरिन टेस्ट में उसका एल्बुमिन +2 या इससे ज़्यादा आता है, तो प्रोटीनूरिया या एल्बुमिनिया भी प्रेजेंट है। इस कंडीशन को हम प्री इक्लेम्सिया कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं इक्लेम्सिया। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला में PIH डायग्नोस हुआ है, साथ में प्रोटीनूरिया यानी एल्बुमिनूरिया भी प्रेजेंट है और साथ में उसको कन्वर्जेंस भी आ रहे हैं, तीन कंडीशंस जब एक साथ होती है, यानी PIH डायग्नोस है, प्रोटीनूरिया प्रेजेंट है और साथ में कन्वर्जेंस भी आ रहे हैं, तब इस कंडीशन को हम इक्लेम्सिया मानते हैं। तो
आप स्पष्ट रूप से यहाँ समझ सकते हैं प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया में सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस वो ये है कि इक्लेम्सिया में कन्वर्जेंस होंगे जबकि प्री इक्लेम्सिया में कन्वर्जेंस की कंडीशंस नहीं होती है। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया में अगर हम कोई कॉमन पॉइंट ढूंढें तो वो ये हो सकता है कि दोनों ही कंडीशन में प्रेग्नेंट महिला में जनरलाइज्ड ईडिमा प्रेजेंट होता है और अधिकांश केस में आपको प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया में पिटिंग ईडिमा भी मिल सकता है। पिटिंग ईडिमा क्या होता है उसको हम ईएनसी एग्जामिनेशन में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो सेशन वाइटल साइंस और वाइटल साइंस से रिलेटेड कुछ एबनॉर्मल डेफिनेशंस। आई होप आज के इस वीडियो सेशन से आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर हमारे वीडियो सेशन से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में सही गाइडेंस मिल रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो सेशन के चैनल को हमारे चैनल द नर्सिंग डीमिस्टिफाइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो सेशन को ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगले किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए यही कहूँगा कि कीजिए धाकड़ मेहनत और पूरा प्रयास, फिर देखना सफलता खुद चलकर आएगी आपके पास। थैंक यू सो मच।